एडजेक्टिव विद आर्टिकल द एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि आर्टिकल द और एडजेक्टिव मिलकर जब खुद इंडिपेंडेंटली एक नाउन की क्लास को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें तो हम उनको नॉमिनल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ द पुअर पीपल। अब द आपके पास यहाँ पर आर्टिकल है, पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है और पीपल यहाँ पर नाउन है। तो हम कहेंगे द पुअर पीपल आर या इज, द पुअर पीपल आर। तो अब ये द पुअर पीपल ये पूरी नाउन फ्रेज है। अब इसको रिड्यूस करें तो ये होगा कि अगर आप इस पीपल को रिमूव कर दें और आप कहें द पुअर, पुअर एक गरीब आदमी और द पुअर होल कम्युनिटी, तो फिर भी आर ही आएगा। तो इस तरह से आर्टिकल द और एडजेक्टिव मिलकर जब नाउन फ्रेज का काम दें तो उसको नॉमिनल कहते हैं और नॉमिनल हमेशा प्लूरल होगा और उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। नॉमिनल द पुअर असल में क्या है, अंडरस्टूड क्या है इसमें, पीपल, द पुअर पीपल। द रिच के अंदर ब्रैकेट में अंडरस्टूड क्या है, द रिच पीपल। द ब्रेव के अंदर अंडरस्टूड क्या है, पीपल, एटसेट्रा। इज a word or a group of words which functions as a noun. Such nouns when used as subjects are always followed by a plural verb and helping verb. For example, the poor is getting poorer. तो यहाँ पर the poorer जो था बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टूड क्या चीज़ थी, the poor people था जो कि हमने रिड्यूस किया यहाँ पर। तो people के साथ is नहीं आता, people के साथ are आएगा। The poor people या the poor are getting poorer, right? अब आप इसकी टेक्सचुअल एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट है through love the dead। असल में the dead जो है ये क्या था, ये ऐसे था the dead और ब्रैकेट में ये अंडरस्टूड था people। the आर्टिकल था और dead एडजेक्टिव था और पीपल नाउन था। हमने इसको रिड्यूस कर दिया किसमें, द डेड। तो अब आपको पता लगा कि द डेड इज एक्चुअली इक्वल टू द डेड पीपल। तो द डेड पीपल है तो फिर इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एडिशन ऑफ एस और ई एस नहीं होगा। द डेड राइज, R-I-S-E, rise, like this, right? Then second example, the rich। असल में मैंने आपको बताया ये क्या था, the is an article, the rich people असल में ये था, the is an article, rich is an adjective and people is a noun। तो ये रिड्यूस होके क्या बन गया, the rich। तो इस तरह से the rich people is equal to the rich, तो ये क्या कहलाएगा, फिर ये नॉमिनल कहलाएगा। what do we call it, नॉमिनल। और नॉमिनल हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा, हमेशा ये प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इसलिए द रिच, अब आपने देखा कि प्रेपोजिशन से यहाँ वाला द असल में ये है द रिच गेट और गेट्स। द रिच चूंकि नॉमिनल है और नॉमिनल हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा। बाय प्लूरल वर्ब आई मीन no addition of s or es to the first form of verb. Clear? Third, the French। Basically the French में understood क्या है, the French people। तो the French people में people के साथ has नहीं आता, people के साथ have आएगा, like this।
पूरी एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। Rule number 10, agreement between noun and its pronoun. It's very very important. इसको रूल को आप लिख लें, VIP, very 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 important. अच्छा, पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि use third person pronouns they, he, she, it for all kinds of nouns, that is singular, plural, masculine, feminine. जब मैं कहता हूँ कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन और मैंने कह दिया थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो मैं कितनी बातें मिस कर गया हूँ। मैं नाउन बताना चाहिए, मुझे प्रोनाउन बताना चाहिए, क्या होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको डायग्राम से। अभी मैंने आपको यहाँ पर देखें नाउन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ नाउन। नाउन की अभी अभी आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, कौन कौन सी? नाउन मैस्कुलिन भी होता है और नाउन फेमिनिन भी होता है। फिर आपने देखा कि नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। अब नाउन की 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, टेट्रागोनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नाउन की। भाई मेरी जगह पर अगर कोई टीचर आएगा इंग्लिश पढ़ाने वाला, तो उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ना जो मेरी है एज एन इंग्लिश टीचर, यानी उसको इंग्लिश पढ़ानी आनी चाहिए या उसको अरेबिक या उसको केमिस्ट्री या फिजिक्स आनी चाहिए। तो मुझे रिप्लेस मेरे ही स्टैंडर्ड का बंदा करेगा। ऐसे ही नाउन को रिप्लेस करने के लिए नाउन के स्टैंडर्ड का ही रिप्लेस बंदा करेगा, नाउन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोनाउन आएगा। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है, the word used instead of a noun is called pro mean instead of। noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को आप कहते हैं pronoun, pro mean instead of, pro means instead of। नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। देखें, डोर पर अगर नॉक होती है या उससे बात मैं करूंगा या हम करेंगे, मैं, आई, हम, वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। जिससे बात करेंगे यू, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। जिनके बारे में बात करेंगे दे, ही, शी, इट, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। तो प्रोनाउन की टाइप्स कितनी तरह की हुई? फर्स्ट पर्सन, द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स टॉकिंग। सेकंड पर्सन, the words used instead of the persons being talked to. And third person, the words used instead of the names of the person being talked about. बात करने वाले के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कहते हैं, वो है आई और वी। जिससे बात करेंगे उसके नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ होंगे उनको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहेंगे और वो है यू। जिनके बारे में बात करेंगे उनके नामों की जगह जो वर्ड यूज़ होंगे उन्हें कहेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, वो हैं दे, ही, शी, इट। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रोनाउन की फिर 3 टाइप्स हो गई हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, बात करने वाले के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जिनसे बात की जाएगी उनके नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, और जिनके बारे में बात की जाएगी उनके नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कहेंगे। अब फर्स्ट पर्सन में आपके पास हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, और यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और इसके बाद आपके पास है दे, ही, शी और इट, ये आपके पास थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं।
अब मैंने जैसे कहा कि नाउन को रिप्लेस करेगा ऐसा प्रोनाउन जिसके अंदर नाउन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हों। नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स टेट्रागोनल है, आपने यहाँ पर देख ली कि नाउन मेल भी होता है और फीमेल भी, नाउन सिंगुलर भी होता है, फीमेल भी, ये अलग अलग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या नाउन को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, ये देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई सिंगुलर के लिए है और वी प्लूरल के लिए है। 2 कैरेक्टरिस्टिक जस्टिफाइड होगी, सिंगुलर और प्लूरल, राइट। लेकिन मेल के लिए आई अलग नहीं है, फीमेल के लिए आई अलग नहीं है, मेल के लिए वी अलग नहीं है, तो इसमें मेल और फीमेल के लिए वर्ड्स नहीं है। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स चूंकि वो प्रोनाउन आएगा जिसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसमें तो आई और वी 2 वर्ड्स हैं, इसमें सिंगुलर के लिए भी यू, प्लूरल के लिए भी यू, मेल के लिए भी यू और फीमेल के लिए भी यू, इसलिए ये भी यूज़ नहीं हो सकता। प्लूरल के लिए दे अलग से वर्ड है, मेल के लिए ही अलग से वर्ड है, फीमेल के लिए शी अलग से वर्ड है, सिंगुलर के लिए इट अलग से वर्ड है। तो अब आपके पास ये रूल हुआ कि देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ओनली, यानी नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे चलकर जो प्रोनाउन आना है वो फर्स्ट पर्सन का नहीं आना, वो सेकंड पर्सन का नहीं आना, वो थर्ड का आना है। क्यों? क्योंकि नाउन की ये टेट्रागोनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउन के लिए मेल के लिए वर्ड अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, सिंगुलर के लिए अलग होता है, प्लूरल के लिए अलग होता है। तो ऐसा प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में से ऐसा प्रोनाउन की टाइप लेनी है आपने जिसमें ये ऑल दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली डील की गई हों और वो थर्ड पर्सन में पॉसिबल है। ठीक है, तो अब रूल क्या बना? अगर आपको मैं ये रूल पढ़ा रहा था कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन, तो आप यहाँ पर कर लेंगे क्या याद करने के लिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे थर्ड पर्सन का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास है नाउन्स, ठीक है। अली ये एक नाउन है, अली टीचर्स ये मैस्कुलिन नाउन है, आलिया टीचर्स ये फेमिनिन नाउन है, द बेबी ये सिंगुलर नाउन है, द बॉयज ये प्लूरल नाउन है। अब इन्हीं नाउन को रिप्लेस करने के लिए आगे देखिए प्रोनाउन ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ना। तो तमाम तरह के नाउन्स के साथ आगे चलकर आपने देखा कि प्रोनाउंस यूज हुए हैं थर्ड पर्सन के। अब आपने ये देखा कि अली इसकी जगह पर शी आया है, थर्ड पर्सन है। बेबी नाउन था, इसकी जगह पर इट आया है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा यहाँ पर ये द बॉयज नाउन है, इसकी जगह पर दे आया, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। इनमें कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, इनमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। तो दे शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब आपने देखा द मदर शुड रियलाइज दैट। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये फाइंड आउट किया कि इनमें नाउन कौन सा है, क्योंकि रूल है हमारा देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन। नाउन है मदर, प्रोनाउन शुड, प्रोनाउन है नो, रियलाइज प्रोनाउन है नो, दैट प्रोनाउन है नो, यू प्रोनाउन है। अब यू बताएं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है? आप कहते हैं सर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल ये कहता है कि तमाम तरह के नाउन्स जो होंगे वो रिप्लेस होंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से, लेकिन यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अग्रीमेंट एक लेवल ये है कि पहले प्रोनाउन थर्ड पर्सन का होना चाहिए, दूसरा लेवल ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो ये प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। अगर नाउन प्लूरल है तो ये प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर मदर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? मदर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए और यहाँ पर प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए। द मदर्स शुड रियलाइज दैट, यहाँ पर आप करेंगे दे। अगर ये सेंटेंस न्यू होता द मदर शुड रियलाइज दैट, फिर यहाँ क्या आना था? शी। अगर यहाँ होता द फादर्स शुड रियलाइज, तो यहाँ पर क्या आना था? दे। अगर यहाँ होता द फादर शुड रियलाइज दैट, फिर ही। ठीक है, एवरीवन शुड रियलाइज दैट, ही भी आ सकता है एवरीवन के साथ, शी भी आ सकता है, डिक्शनरीज में दे भी यूज करते हैं। एनीवेज, तो आपने नाउन और प्रोनाउन में अग्रीमेंट में क्या रूल सीखा कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन
और ओवरलैपिंग की मिस्टेक में क्या करेगा, वो सेकंड पर्सन का यूज़ कर देगा। टेक्सचुअल एग्जांपल, द बॉय, ये आपके पास हुआ नाउन। आपने कहा कि तमाम तरह के नाउन्स के साथ, तमाम तरह के नाउन्स के साथ आगे चलकर जो प्रोनाउन यूज़ होने हैं वो थर्ड पर्सन के यूज़ होने हैं। द बॉय मस्ट टेक, अब योर सेल्फ, ये तो सेकंड पर्सन का है, हमें कौन से पर्सन का चाहिए था, थर्ड पर्सन का चाहिए था, राइट? तो ये रॉन्ग। द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ, द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ। अगर होता यहां पर द बॉयज तो फिर आता द बॉयज मस्ट टेक देमसेल्व्स बाय द कॉलर। टेक बाय द कॉलर का मतलब होता है सख्ती से निमटना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ऑथर ड्रीम्स दैट। द ऑथर, ये आपके पास नाउन, और एज पर द लॉ ऑल काइंड्स ऑफ नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ओनली। ये जो वन है ये तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑथर है तो यहाँ पर आना चाहिए था ही। The author dreams that he is dead and is going up and up. Man's life is so full of worries and cares that man's, अब हमने एक लेवल तो अचीव कर लिया कि तमाम तरह के नाउन्स के साथ आगे चलकर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, और ये दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया। सेकंड लेवल ये है कि ना सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आने चाहिए, बल्कि अग्रीमेंट ये होना चाहिए, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। मैन के साथ आप ही यूज करेंगे। Man's life is so full of worries and cares that he cannot even stand and look up at things. The leisure, जिस तरह पोएम में बात की थी हमने। Question number 4, the building shook as if it were being lifted. अब बात कर रहे हैं बिल्डिंग की। Building is a noun and as per the law all kinds of nouns are replaced by third person pronoun. As if it third person आ गया बिल्डिंग के साथ, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। It were being lifted off, अब यहाँ पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव इसकी है तो आर नहीं आएगा, इट्स आएगा। हमारा अगला रूल भी यही होगा, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन के बाद नाउन एंड इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं बताऊंगा वो क्या होती है। ठीक होगी। अब आप देखेंगे इट के साथ वर क्यों आया, जब कोई बात अनरियल करनी हो, जैसे कि ये बुनियादें ऊपर चली गई हो, ऐसा रियल में हो ही नहीं सकता। जब रियल में ऐसा नहीं हो सकता तो हेल्पिंग वर्ब भी आपने ऐसा लगाया है जो रियल ना लगे, राइट। 5. The disease was caused by the living organism so small that disease noun है and as per the law all kinds of nouns are replaced by third person pronoun. The disease was caused by living organisms so small that could not be seen. What could not be seen? इट का मतलब तो ये है, आप कहते हैं सर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ तो गया, क्या डिजीज कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज? नो, जर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो असल में आपका नाउन ये है, ये नेक्स्ट लेवल है। एक तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स करवाई उनमें ये सिखाया कि नाउन देख लें कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन यूज़ कर लेना। अब एक की बजाय एक और लेवल बढ़ा दिया, दूसरा नाउन ही कन्फ्यूज़ कर गया कि उस वाले नाउन की बात ही नहीं हो रही। नेकेड आई से क्या बीमारी नहीं देखी जा सकती, या ऑर्गेनिजम्स ये जो है ये प्लूरल नाउन है। देखें जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा, ये नाउन सिंगुलर था, सिंगुलर नाउन था, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आया था वो क्या था, वो ये वाला था, ठीक है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, ये हमारा जस्टिफाइड हो गया अग्रीमेंट। लेकिन दूसरा नाउन था, इसमें प्लूरल नाउन था ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर इसके लिहाज से हमने यूज़ करना, उसके लिहाज से तो वो ठीक हो सकता था, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं आ रही,
उसकी तो बात ही नहीं हो रही, तो ये इट का वजूद ही जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर इट की बजाय यूज़ करेंगे THEY दे। अब आप सेंटेंस यूज़ करें, द डिजीज वॉज कॉज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे थे कि उन्हें देखा नहीं जा सकता था, ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा जा सकता था। ऑर्गेनिजम्स चूंकि प्लूरल है इसलिए इट की बजाय दे आना है। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय, एक नाउन आपके पास है द वुमन। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर। अब यहां पर ये जो आपको सिंपल सी बात है कि वुमन भी सिंगुलर है और बॉय भी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है आपके पास, राइट? बॉय भी सिंगुलर है, तो प्लूरल नाउन का तो प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। तो यहां पर आप कहेंगे द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, राइट? रूल नंबर 11, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल मैं पिछले रूल पे रूल नंबर 10 में आपको करवा के आया हूँ। अब पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस समझ लें। डिफरेंस ये है कि देखें इन दोनों का ताल्लुक नाउन के साथ है, इन दोनों का ताल्लुक नाउन के साथ है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो। डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में ऐड करता है लेकिन वो नाउन से पहले आता है, और प्रोनाउन नाउन के मीनिंग में ऐड करता है, नाउन की जगह पर यूज होता है और वो नाउन के बाद में आता है इंस्टेड ऑफ। ये डिफरेंस है नाउन सेंटर में, ठीक है? इसको मैंने यूं एक्सप्लेन किया, नाउन, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू अ नाउन, और प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि माई हाउस इज माइन, आवर हाउस इज आवर्स, तो नाउन से पहले वाला वर्ड ये एडजेक्टिव है। माई और आर फर्स्ट पर्सन के एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव, चूंकि ये मलकियत जाहिर करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव कहते हैं। माई और आर फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। सेकंड, ये जो योर जो है सेकंड पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज, हर, इट्स और देयर ये थर्ड पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले वाला वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। आप यूँ समझ लें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी वर्ड का होना लाजमी है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद फुल स्टॉप सेंटेंस खत्म होता है, फुल स्टॉप या कॉमा, ठीक है? तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और प्रोनाउन नाउन के बाद में आता है। तो माई हाउस इज माइन में माई नाउन से पहले है, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव, चूंकि मलकियत जाहिर कर रहा है इसलिए पोजेसिव है, नाउन के मीनिंग में ऐड कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं उसकी पोजेशन शो करने के लिए, और पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद में आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स माई और आर फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव एडजेक्टिव, योर सेकंड पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, इट्स और देयर थर्ड पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव। इस तरीके से माइन और आर्स फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव, योर सेकंड पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये थर्ड पर्सन के। प्रोनाउन का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर डिटेल में पूरा टेबल पढ़ाऊंगा आपको, राइट? तो अब रूल क्या है आपका? पहले आप 10th वाला रूल देखें, जिससे पहले वाला था, क्या था? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन। आप कहते हैं सर प्रोनाउन तो 3 टाइप्स के थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फिर हमने कर लिया था वहाँ पे अग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन का आता है तमाम तरह के नाउन्स के साथ, तो इसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव भी थर्ड पर्सन की ही आएगी, पोजेसिव एडजेक्टिव भी थर्ड पर्सन की ही आएगी, लाइक दिस। तो ये आपने रूल अपना क्लियर कर लिया। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड थर्ड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड हैं? देयर, हिज, हर और इट्स। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। अब बॉय,
अब बॉय नाउन है, शुड माइंड बॉय है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अ बॉय शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात देख लें, ये एवरीवन है, ठीक है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश दोनों की बात करूंगा। फॉर्मल का मतलब जो आपके टेस्ट में आती है, इनफॉर्मल का मतलब जो डिक्शनरीज में भी लिखी होती है। एवरीवन शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट है। एवरीवन शुड माइंड हर ऑन बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इनडेफिनेट है ना एवरीवन का, मतलब यहाँ नहीं पता लग रहा कि मेल है या फीमेल है। एवरीवन शुड माइंड हिज और हर ऑन बिजनेस। एंट्री टेस्ट में हमारे यहाँ ये तरीका ज़्यादा मुस्तामिल है, ठीक है। और डिक्शनरीज में इनफॉर्मल इंग्लिश में एवरीवन के साथ देयर भी यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि एवरीवन के साथ मेल भी आ सकता है, फीमेल भी उसमें शामिल होता है। सिर्फ मर्दों की बात करेंगे तो औरतें माइंड कर जाएंगी, औरतों की बात करेंगे तो मर्द माइंड कर जाएंगे, दोनों की बातें करेंगे तो आप कहेंगे दो दो बातें कर रहे हैं। तो इस झगड़े को निपटाने के लिए डिक्शनरीज में देयर का वर्ड यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे ठीक हैं। ये पहले वाला सिर्फ रॉन्ग था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये वाला रॉन्ग था, बाकी सारे राइट हैं। ये देखें, ठीक बात हो गई। और राइट जी, टेक्सचुअल सपोर्ट आप देखेंगे इसकी, हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट मच ऑफ इट्स। अब बात हो रही है रिकलेक्शंस की। रिकलेक्शंस एक नाउन है और हम बात कर रहे हैं कि तमाम तरह के नाउन्स के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव भी थर्ड पर्सन के आने चाहिए। लेकिन ये नाउन जो सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन ये प्लूरल है, तो ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव तो है ये थर्ड पर्सन की, लेकिन ये क्या है, ये तो सिंगुलर है और हमें क्या चाहिए, हमें प्लूरल चाहिए। तो प्लूरल क्या होगी इसकी, देयर फ्लेवर, THEIR, देयर, राइट, इस तरह से। क्योंकि आगे चलकर आपने देखा ना, यहां पर ये देखें, ये दे आ रहा है, आगे से भी आपको एक क्लू मिल रहा है यहां पर, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, चिप्स हैड चांस टू स्ट्राइक द रिवेरिया। ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज तो बंदे के लिए आता है, हिज प्लेस के लिए आता ही नहीं है। तो इस रिवेरिया के लिए ये प्लेस का नाम था, इसके लिए यहाँ पर इट्स आएगा, राइट। तो ये हिज रॉन्ग है, यहाँ पर इट्स आना चाहिए था। यानी कि हिज लगाएंगे उसका मतलब है चिप्स का कोल्ड स्पेल, वो तो पूरी लाइफ ही था उसका, ठंड मौल था। थर्ड इज चिप्स मर्मर्ड। मर्मर्ड कहते हैं सरगोशी करना, हल्की आवाज में बात करना। मर्मर्ड अ पॉज एंड इन अ वॉइस दैट सरप्राइज्ड हिम बाय। अब ये वीकनेस किसकी है, चिप्स की वीकनेस से नहीं हुआ बल्कि आवाज की, ये वॉइस की। तो वॉइस इज द नेम ऑफ ए थिंग। चीज़ों के नामों की जगह पर आप यहाँ पर इट्स का वर्ड यूज़ करेंगे, हिज तो पर्सन के साथ आता है, ठीक है। ये इसलिए रॉन्ग था। एग्जाम्पल नंबर 4, ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स व्हेन द बॉयज विद बॉयज व्हेन दे, बॉयज की बात हो रही है, व्हेन दे टच्ड। अब ज़ाहिर है को लड़के जब सलाम करते हैं, कोई भी अपनी कैप को यूँ करते हैं ताजीमन, तो वो मिस्टर चिप्स की कैप को नहीं छेड़ते थे जाके। तो बॉयज व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स, ये देखें कैप्स, अगर हिज होता तो कैप होता, वैसे भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, देयर, THEIR, देयर। तो हम कहते हैं अगर नाउन प्लूरल हो, अगर नाउन प्लूरल हो तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव भी, पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए भी दो बातें आपने करनी है। नंबर 1, वो थर्ड पर्सन की होनी चाहिए, थर्ड पर्सन की होनी चाहिए, और नंबर 2 वो प्लूरल होनी चाहिए, लाइक दिस। Rule number 12, there should be an agreement between noun and its relative pronouns. What words are called relative pronouns? Who, which and that. लड़का जो तुम्हें मिला, the boy who met you. Book जो तुमने पढ़ी, the book that you studied. Cow जो तुमने खरीदी, the cow that you bought, which you bought. तो who, which और that इन सब का उर्दू अल्टरनेटिव एक ही है, जो।
ठीक है, इनकी एप्लीकेशन क्या होगी, हु किसके लिए यूज़ होगा और विच किसके लिए और दैट किसके लिए। हम बात करें कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहले आप नाउन देख लें, नाउन में मैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। नाउन में मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमंस, इंसानों की बात, एनिमल्स, जानवरों की बात, और नॉन लिविंग थिंग्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो नाउन्स हो गया। अब नाउन के अकॉर्डिंगली रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। नाउन्स मैंने 3 किए हैं, तो प्रोनाउन भी मैंने 3 ही किए रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच और दैट। तो हु जो नंबर 1 पे क्या है, ह्यूमंस। आप नंबर याद रखने हैं, ह्यूमंस का नंबर 1 है, एनिमल्स का नंबर 2 है, नॉन लिविंग का नंबर 3 है। हु किसके लिए यूज होता है, 1 और 2, यानी इंसानों के लिए भी यूज होगा और एनिमल्स के लिए भी यूज होगा। एनिमल्स के लिए हु यूज जब होगा जब आप उस एनिमल का नाम यूज करते हैं। आर पेट डॉग रेक्स हु डाइड, लाइक दिस। अच्छा, इसी तरीके से द बॉय हु डाइड, राइट होगी। इसके बाद विच का मतलब जो होता है, ये 2 और 3 है, यानी ये एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए यूज हो सकता है, इंसानों के लिए विच यूज नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि दैट की क्या कंडीशन है। पहली बात, इंसानों और एनिमल्स दोनों के साथ दैट यूज हो सकता है। तीसरी बात, जहां जहां विच यूज होता है वहां वहां पर दैट भी यूज हो सकता है, जहां जहां पर दैट यूज हो सकता है वहां वहां पर विच भी यूज हो सकता है। रिपीट करूं इस बात को, हु इंसानों के लिए और हु एनिमल्स के लिए। एनिमल्स का जब नाम बता दें, आर पेट डॉग रेक्स हु डाइड, द बॉय हु डाइड। विच एनिमल्स के लिए भी, द काउ विच यू ब्रॉट टू द ऑल्टर, एंड द काउ नॉन लिविंग थिंग हो गया। द बुक विच यू रेड, किताब जो तुमने पढ़ी। दैट इंसानों के लिए भी, ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस, पर्सन के साथ दैट आ गया। दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड दैट आई वॉन्टेड, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आप ये देख लें कि इसमें इसकी अगर मैं एक और डायग्राम आपको बना के दूं तो वो इस तरह से होगी। ये हो गया आपके पास हु, और ये आपके पास हो गया दैट, और ये आपके पास हो गया विच। आप देखें कि दैट इन दोनों के साथ वेन डायग्राम बना दिया आपको, इन दोनों के साथ इसकी ये प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इस जॉनसन एंड जॉनसन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैंने आपको बताया था कि कंपनीज के नाम भी सिंगुलर होते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन एक कंपनी का नाम है, जनरल टायर्स कंपनी का नाम है, इजी आएगा आर नहीं आएगा, तो इसलिए ये इज जॉनसन्स एंड जॉनसन्स द कंपनी। अब यहां पर कंपनी किसी पर्सन को शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर हु नहीं आ सकता, राइट। यहां पर आप विच यूज करेंगे। दैट की फिर कंडीशंस होती हैं, मैं जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, ठीक है जी। तो यहां पर विच आ गया। टेक्सचुअल सपोर्ट आप देखेंगे इसकी, इट वॉज अ ट्रैम्प, ट्रैम्प एक पर्सन का नाम है। डोनाल्ड ट्रंप से या ट्रैम्प याद कर लें, आवारागर्द, वो भी आवारा है, ये एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ विच नहीं आ सकता। इट वॉज अ ट्रैम्प दैट हैड, हु हैड, राइट। देन फीलिंग्स, फीलिंग्स इज द नेम ऑफ ए थिंग, ये इंसानों के लिए हु आता है, एनिमल्स के लिए हु आता है, इसलिए यहां पर फीलिंग्स दैट इन्वॉल्व या विच इन्वॉल्व। Today, most cities governments have departments of sanitations. Departments की बात हो रही है, डिपार्टमेंट्स थिंग्स के नाम हैं, इनके साथ पर्सन वाला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो यहां पर आना चाहिए विच। इसके बाद a few stars, बात स्टार्स की हो रही है, a few stars form groups who, यहां पर विच आना चाहिए। UHS पास पेपर,
ल्यूसी इज द दीवा, दीवा ओपरा सिंगर को कहते हैं। विच, दीवा एक पर्सन है, देवदास में देवा आपने सुना था, ये एक पर्सन है। तो यहां पर पर्सन के साथ विच नहीं आएगा, हु आएगा। Rule number 13 is there should be an agreement between noun and its quantifiers. Quantifiers ऐसे words को कहते हैं जो किसी noun की या तो तादाद बताएं या उनकी मिकदार बताएं। इन कुछ nouns ऐसे होते हैं which are numbered and there are certain nouns which are measured. तो noun जिस तरह का होगा उससे पहले quantifier भी वैसा ही होना चाहिए। Some nouns people are numbered whereas some nouns are measured. जैसे शुगर है इसको नाप तोल करते हैं, people है उनको गिनते हैं। According to the rule there should be an agreement between noun and its quantifier. तो quantifier दो तरह के हुए आपके पास, numbered और measured. numbered में आपके पास है many और measured में है much। यानी many जो है गिनने वाली चीज़ों के साथ आता है, much जो है वो नाप तोल वाली चीज़ों के साथ आता है। नाउन की एग्जाम्पल हमने भी बात की, कुछ नाउन्स मेजर्ड होते हैं, जैसे शुगर है उसको आप मेजर करते हैं, नाप तोल करते हैं, जबकि पीपल है आप उनकी काउंटिंग करते हैं। तो रूल क्या है, जिस किस्म का नाउन होगा उसी किस्म का उससे पहले क्वांटिफायर यूज करेंगे। जिस तरह से आप कहेंगे, देखें मैनी पीपल, ये लाइन को फॉलो करें, मैनी पीपल और मच शुगर, राइट। अब ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको यूं नहीं कह सकते कि मैनी शुगर और मच पीपल, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। हम इनकी एग्जाम्पल करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, अब आपने देखा कि ये जो पीपल है ये एक ऐसा नाउन है जिसकी नंबरिंग होती है, जबकि अमाउंट तो नाप तोल के लिए आता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ए लार्ज नंबर। और आगे एक रूल बताऊंगा आपको, ए नंबर, ए वैरायटी, ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएंगे, ये आगे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है जी। अगली एग्जांपल देखें। However, some quantifiers such as a lot of, all, some can be used to show number or quantity of a noun. कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन भी होते हैं, जैसे many नंबर के लिए, much अमाउंट के लिए, लेकिन some दोनों के लिए, अमाउंट के लिए भी नंबर के लिए भी, few नंबर के लिए, little उसकी मिकदार के लिए, all दोनों के लिए, नंबर तादाद के लिए, अमाउंट मिकदार के लिए, अलॉट ऑफ दोनों के लिए। एग्जाम्पल देखें, टेक्सचुअल स्पोर्ट, अ लिटिल मोमेंट्स लेटर। अब मोमेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर ये नंबरिंग वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कहेंगे अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। मच स्टार्स, स्टार्स आप देख रहे हैं कि नंबरेबल हैं, इनसे पहले आप मच जो है ये क्वांटिफायर मेजर्ड है, इसलिए ये यूज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैनी स्टार्स। अभी एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूं, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव चीटेड डेथ मच टाइम्स, आपने ये टाइम्स देखा और इससे पहले मच, तो टाइम्स नंबरेबल है इसलिए मच नहीं आएगा, मैनी आएगा, राइट। एंड 4 इज वी रेड इन द बाइबल ऑफ मच केसेस, आपने ये देखा यहाँ पर केसेस है, इसके साथ मच नहीं आएगा, मैनी केसेस। फिफ्थ एग्जाम्पल है, isn't it too hot for you to do much climbing, climbing इसके साथ यहाँ पर much walking, much climbing ये आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, the king summoned the father and mother of the boy whose consent he got by giving them a huge amount of wealth, नंबर नहीं आएगा, wealth के साथ amount होती है, यहाँ पर amount आना चाहिए था। सेवेंथ एग्जाम्पल है, हाउ मच टाइम, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन, ये सारा रॉन्ग हो गया। मैनी टाइम की बजाय हम कहेंगे मच टाइम या मैनी टाइम्स। मैनी बॉयज आर obliged टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी, मनी नंबर्ड नहीं है, मेजर्ड है, इसलिए इससे पहले आ फ्यू रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए था लिटिल। ऐसे अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। यूएचएस पास पेपर आप देखेंगे यहाँ पर
अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे 2014 का क्वेश्चन है, देयर वॉज मच चीयरिंग, मच चीयरिंग, देयर वॉज मच चीयरिंग, ठीक है। बी में देखें देयर वॉज मच चीयरिंग, सी में देखें देयर वॉज मोर चीयरिंग, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। डी में देखें देयर वॉज मच चीयरिंग होना चाहिए था, ये डी रॉन्ग हो गया। ए और बी बच गए। देयर वॉज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइटिंग, रोटियों के लड़ने का मुकाबला नहीं था, ब्रेड फाइट रोटियां खाने का मुकाबला था। मिस्टर चिप से बी ऑप्शन आपका आंसर हो। Rule number 14, there should be an agreement between phrase and clause as a subject or verb and helping verb. जब subject के तौर पर single phrase, singular भी हो और single भी हो, ठीक है, जब भी वो singular और single phrase या clause subject के तौर पर आएगी तो verb और helping verb singular आएगा। A single and singular, the man with his children was there, लेकिन the men with their children ये भी फ्रेज है तो ये प्लूरल होगी, प्लूरल फ्रेज। सिंगुलर फ्रेज की बात कर रहा हूँ, अ सिंगल और सिंगुलर फ्रेज और ए सिंगल और सिंगुलर क्लॉज used as a subject takes singular verb or helping verb. Example, opening my presents was exciting या were exciting। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बेसिक रूल तो आपका वही था ना, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज या वर एक्साइटिंग। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड, जब एक वर्ड हो नाउन या प्रोनाउन तो वो भी सब्जेक्ट होगा, अगर ये फ्रेज हो जिस तरह ये फ्रेज है तो ये भी सब्जेक्ट है। तो ये आपने देखा कि अब वन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, फ्रेज। सब्जेक्ट के तौर पर फ्रेज आ गई तो ओपनिंग आईएनजी वाली फ्रेज सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। रूल नंबर 14 यही था। क्लॉज के एक एग्जांपल दूं, ये बात कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है मुझे कंफ्यूज करती है, मुझे इरिटेट करती है। दैट ही आस्क्स मेनी क्वेश्चंस, अनॉय मी कि अनॉयज मी। What annoys me? That he asks many questions. अब that he asks many questions, पहली बात तो ये क्लॉज है, दूसरी बात ये सब्जेक्ट है। तो क्लॉज जब सिंगल क्लॉज जब सब्जेक्ट के तौर पर आए तो अपने बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेगी। That he asks many questions annoy me, annoys नहीं आएगा, उल्टा कह गया हूं। That he asks many questions, questions से कंफ्यूज ना हो। What annoys me? That he asks many questions. What का आंसर देने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर जब भी सिंगल क्लॉज आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एंड बाय सिंगुलर वर्ब आई मीन एडिशन ऑफ एस और ईएस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट अनॉयज मी मोस्ट इज दैट ही आस्क्स मेनी क्वेश्चंस। रूल नंबर 15, इन्वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। आम यूजुअल ऑर्डर ये है कि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी, राइट। वी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब बाद में है। लेकिन जैसे ही को स्ट्रेस देने के लिए कोई वर्ड आ जाएगा, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो इनके बाद इन्वर्जन हो जाएगा। नो सूनर हैड वी स्टार्टेड आवर जर्नी, नो सूनर डिड वी स्टार्ट आवर जर्नी। नो सूनर वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी रॉन्ग हो जाएगा। नो सूनर वी स्टार्टेड आवर जर्नी रॉन्ग हो जाएगा। नो सूनर डिड वी स्टार्ट आवर जर्नी, या वी नो सूनर स्टार्टेड आवर जर्नी, वी नो सूनर हैड स्टार्टेड आवर जर्नी, बिल्कुल ठीक है। अगर नो सूनर को शुरू में लगेंगे तो फिर इन्वर्जन होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। इसको मैं कहता हूं इन्वर्स लेना। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर,
the true subject follows the verb के बाद होगा. For example, there is 400 to jump, 4 hurdles to jump. इसमें verb क्या है? ये है verb है is. वो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, ट्रू सब्जेक्ट आपका कौन सा होना है? दैट फॉलोज द वर्ब. वर्ब के बाद क्या है? 4 hurdles. ये आपका ट्रू सब्जेक्ट है. तो ट्रू सब्जेक्ट, अभी तक हम बात करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब. और ये पढ़ने के बाद टेस्ट में आए तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब भी पहले आया. 2 केसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, एक इन्वर्जन में और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. इन्वर्जन में जब स्ट्रेस देना हो तो आपने, मैंने बता दिया, नो सूनर हार्डली स्केर्सली. ठीक है, तो अब आप इसको सीधा करें. सीधा क्या करेंगे? 4 hurdles आर देयर. तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आना चाहिए था. हेयर और देयर में आपने ये वर्ब देखना है और वर्ब के बाद जो आपका रियल सब्जेक्ट होगा, ए नंबर ऑफ केसेस. मैं ये बात आगे बताऊंगा कि ए नंबर हमेशा प्लूरल होगा. जिस तरह से जेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, ये हमेशा प्लूरल होते हैं. इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आते हैं. तो इसी तरीके से ए नंबर के बाद भी प्लूरल आएगा. तो यहाँ पर हैज़ की बजाय हैव आना चाहिए था. राइट. अब इसकी टेक्सचुअल सपोर्ट देख लें आप. हियर लाइज अ मैन. अ मैन है तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या आना चाहिए था? लाइज. देयर कम्स द लोकस्ट्स. वर्ब आपके पास है कम्स, इसके बाद है द लोकस्ट्स, और लोकस्ट चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगा. एंड बाय प्लूरल वर्ब आई मीन नो एडिशन ऑफ एस और एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड इज देयर वर नो अदर. देयर वर नो अदर. नो अदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? देयर वॉज नो अदर. हम बात ये कह रहे हैं कि हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में आपने रिवर्स मारना है कि वर्ब के बाद वाला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. 4 में देयर वर मच चीयरिंग. अब मच चीयरिंग जो है ये फिर ये एक मैस नाउन है. इसके साथ यहाँ पर मैस नाउन जितने भी होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होंगे, उनके साथ सिंगुलर आना चाहिए था और ये तो प्लूरल था इसलिए यहाँ पर आप वॉज यूज़ करेंगे. Rule number 16, there should be an agreement between helping verb and form of verb. Helping verb और form of verb में agreement होना चाहिए. We use the present form, first form of verb with customs, permanent habits, schedules, announcements and the following words. मतलब often, always, usually, daily, on Monday, on Tuesday, जो रूटीन वर्क होते हैं उनमें हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं. उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, शैल, विल, यानी कि तमाम टेंसेस के इंडेफिनिट टेंसेस. ऑल द मॉडल वर्ब जो टेंसेस में यूज़ नहीं होते, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वेर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड, बेटर. ठीक है, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. वी हैड बेटर डिफाइंड. अब हैड बेटर जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिफाइन. हैड बेटर का मतलब है बेहतर है. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मॉडल वर्ब वही होते हैं ना जिनका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता. बेहतर है, आप चुप रहें. बेहतर था, आप चुप रहते. बेहतर होगा, आप चुप रहें. तीनों केसेस में यू हैड बेटर, कीप क्वाइट. राइट, ये फर्स्ट फॉर्म हुई आपकी. और सेकंड फॉर्म के लिए व्हेन सम एक्शन हैपन जस्ट वंस ओनली. देखिए, जो काम परमानेंट बेसिस पे होते हैं ना, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन बाहर निकालते हैं, परमानेंट एक्शन है. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन, प्रेजेंट फॉर्म है. जो काम एक दफ़ा हुआ दुनिया में वो सेकंड फॉर्म है. वंस अपॉन अ टाइम, जितनी स्टोरी पढ़ी आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन अ लाइफ टाइम, जितने भी काम होंगे पास्ट फॉर्म है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए वुड कटर, देयर हैड लिव्ड अ वुड कटर नहीं आता था. सो वी यूज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द फॉलोइंग वर्ड्स: ago, before, last, yesterday, just,
इन प्लस टाइम, जैसे 1992 में, इन 1992 पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप या पाकिस्तान हैड वन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप, राइट। तो आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। हर हस्बैंड हैड डाइड मेनी ईयर्स अगो। हमने भी बात की कि अगो, बिफोर, लास्ट और येस्टरडे ये मार्कर्स हैं किसके? पास्ट सिंपल टेंस के। पास्ट सिंपल टेंस में अब आप ये देखेंगे ईडी वाली फॉर्म सेकंड फॉर्म भी होती है और ईडी वाली फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होती है। तो कैसे पता लगेगा कि सेकंड फॉर्म है? तो याद रखिएगा, पहले आप तय कर लें कि सेकंड फॉर्म लेनी है आपने या थर्ड फॉर्म लेनी है। तो आपने रूल देखा, रूल के मुताबिक आपने कहा अगर किसी सेंटेंस में अगो, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे आ जाए तो सेकंड फॉर्म आनी है। तो सेकंड फॉर्म दुनिया की वाहिद फॉर्म है जो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, और थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आएगी। तो आप कहेंगे हर हस्बैंड डाइड मैनी ईयर्स अगो। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको। थर्ड फॉर्म को ये तमाम परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है। हैज़, हैव, हैड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ऑल, पैसिव वॉइस वगैरह में यूज़ होती है। जैसे वी हैव ऑलरेडी एट। हैज़, हैव और हैड ये हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, ये एट तो सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म कभी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं होती और थर्ड फॉर्म कभी बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होती। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी से भी पता लगा कि ये थर्ड फॉर्म का मार्कर है। ठीक बात हो गई। फोर है वी यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी वाली फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। दुनिया की तमाम तरह की प्रेपोजिशंस के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। और इज, एम, आर, वॉज, वर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, शैल बी, विल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, नाउ, एट प्रेजेंट, ऑल द प्रेपोजिशंस, और में मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेजल वर्ब्स लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गेट यूज्ड टू, अवर्स टू, ये आप अंडरलाइन कर लें, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, गेट यूज्ड टू, अवर्स टू। हम एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक एग्ज़ाम, रॉन्ग है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग एग्ज़ाम्स। इट रेन्स एट प्रेजेंट, हमने बात की एट प्रेजेंट के साथ क्या आएगा? इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट या नाउ का वर्ड आ जाए तो ये दोनों सूरतों में मार्कर होंगे आईएनजी वाली फॉर्म की। अगर इसमें टाइम नहीं दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ रेनिंग नाउ, और इट हैज़ बीन रेनिंग फिर ये आ जाएगा। अब आप इसकी टेक्सचुअल सपोर्ट देखेंगे जो आपकी है टेक्स्ट में। आई हैड बेटर, हैड बेटर आपने देखा ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ शार्पन तो आना चाहिए था, ये ईडी नहीं आनी चाहिए थी, ये कमीशन मिस्टेक हो गई। अ डॉक्टर ऑफन डज, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्लूरल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए डज नहीं आएगा, डू आएगा, ठीक है। 3 यू मस्ट एक्सक्यूज, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ ये डी नहीं आएगा। फोर्थ है पीपल हु हैव लिव्ड अ सेंचुरी अगो, आपने देखा कि अगो, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे ये पास्ट सिंपल टेंस के मार्कर हैं। पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। आप कहते हैं कि सर ये सेकंड फॉर्म है तो सही, क्योंकि लिव, लिव्ड, लिव्ड सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अगो से आपने डिसाइड किया कि थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होनी, सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है, और सेकंड फॉर्म से पहले किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, इसलिए आपका आंसर आएगा लिव्ड। फिफ्थ एग्जाम्पल है इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 babies died, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि इन दोज डेज, इन प्लस पास्ट टाइम जब भी होगा पास्ट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, अगरचे थर्ड फॉर्म भी डाइड ही थी लेकिन हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंस रॉन्ग थी। क्वेश्चन नंबर 6 है दिस न्यू वुमन बिजनेस वुड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, इन सब को हम मॉडल वर्ब कहते हैं, MODAL मॉडल वर्ब। इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ ED का इजाफा नहीं करते, ये आपकी एडिशनल हुआ, ये कमीशन मिस्टेक हुई। 7th है लाइफ इज़ ब्रीफ एंड यू माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स हैं MODAL। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ हो सकती है, सेकंड फॉर्म यूज़
नहीं हो सकती, माइट पास होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8, अगो बिफोर लास्ट, अगो बिफोर लास्ट येस्टरडे, ये मार्कर हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आप कहते हैं कि सर जी ये सेकंड फॉर्म है तो सही, मैं कहता हूँ थर्ड फॉर्म भी यही है। तो आपने ये डिसाइड करना है पहले कि फॉर्म सेकंड लेनी है थर्ड लेनी है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है डाई डाइड डाइड सेंड सेंट सेंट कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो आपने लास्ट की प्रेजेंस नहीं बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म आनी है। सेकंड फॉर्म से पहले किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। सेकंड फॉर्म दुनिया की वाहिद फॉर्म है जिसके साथ किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 इज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे। अब देखें अगो बिफोर लास्ट येस्टरडे, अभी मैंने बताया कि ये पास्ट फॉर्म है, टेल टोल्ड टोल्ड। आप कहेंगे सेकंड फॉर्म है तो सही, मैं कहता हूँ सेकंड फॉर्म आनी है क्योंकि आपके अगो ने बताया है, लेकिन सेकंड फॉर्म दुनिया की वाहिद फॉर्म है जिससे पहले कभी भी किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर स्टार्टल्ड बाय एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जो है ये पैसिव वॉइस का प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म को शो करता है। इससे पहले पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगी तो यहाँ पर स्टार्टल नहीं आएगा बल्कि स्टार्टल्ड आएगा। पैसिव फॉर्म में ईडी वाली फॉर्म यूज़ होती है। 11 में है शी हाइड हेड हिडन दैट सो थॉट फॉर 3 days। सिंस और फॉर जब भी आ जाए तो ये मार्कर होता है आईएनजी वाली फॉर्म का, तो फिर आप कहेंगे शी हैड बीन हाइडिंग दैट सो थ्रोट फॉर 3 days। 12 में है शी वॉज कॉन्शियस ऑफ दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशन, ना सिर्फ ऑफ बल्कि दुनिया के तमाम प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो यहाँ पर शेकन नहीं आएगा बल्कि शेकिंग आएगा, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 13, योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दे वर when I was beginning, when I began here 10 years ago। आपने देखा कि ago, before, last, yesterday ये मार्कर हैं किसके? past simple tense के। when I began 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 when I began here 10 years ago। Question number 14, Chips had received his farewell presentation and made a speech in July 1903। देखिए इनके बाद प्रेपोजिशन, इनके बाद जब कोई पास्ट पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, जाहिर सी बात है कि 1913 पास्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे ये मेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेक मेड मेड। इसी तरीके से यहाँ पर रिसीव्ड, ये भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, और ये सेकंड फॉर्म आप कहते हैं सर है तो सही, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड। मैं कहता हूँ सेकंड फॉर्म से पहले किसी किस्म का कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए था, ये इसलिए रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और ना सिर्फ ऑफ बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए थी। टेकन रॉन्ग है और टेकिंग करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इनके बाद जब भी कोई पास्ट पीरियड ऑफ टाइम आ गया इन 1919, सो देयर वर ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी के अंदर इज़, एम, आर शामिल हैं, वॉज और वर ये सेकंड फॉर्म है, और बीन ये थर्ड फॉर्म है, और बीइंग ये आईएनजी वाली फॉर्म है। ठीक है जी। यूएचएस का पास पेपर देखते हैं, ये फॉर्म ऑफ वर्ब से देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर finds he has to maintain a large family, he expresses his expenses may, can, could, should, would, may, might, must। ये आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब्स वो हैं जो टेंसेस के अलावा यूज़ होते हैं, डू डज डिड वगैरह टेंसेस में यूज़ होते हैं। तो इन सब के साथ एक बात कॉमन है कि इन सब में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। इनके बाद ये एस, ई एस वगैरह यूज़ नहीं होते, तो डी ऑप्शन आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन था
Foreign trade has assumed a greater importance in recent years. In recent year, foreign trade is assumed की वजह से ये आपका wrong हुआ, ठीक है. Foreign trade shall assumed, shall के साथ कभी third form नहीं आती, इसलिए ये option wrong हुआ. Foreign trade has assumed greater importance in recent year. अब A और D आपके पास बच गए. Foreign trade has assumed greater importance in recent years. Foreign trade has assumed greater importance in recent years. बताएं जी कौन सा इसका आंसर है, A या B? This one. Foreign trade has या have. आप कहते हैं जी ट्रेड के साथ have नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ, तो ये आंसर हुआ डी. ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन था आपका. 3 है ही विल हैज़. शैल विल के साथ हैज़ नहीं आता, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ही विल हैव टू डील विद, ही विल हैड टू. शैल हैव तो होता है, विल हैड नहीं होता, ये इसलिए रॉन्ग हो गया. ही विल हैव, शैल हैव, विल हैव होता है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया. आपको रूल पता है या नहीं पता है? जो कुछ आपको पता है उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड करते जाएं एंड यू विल बी लेफ्ट विद योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. ही डज, डू और डज जब आ जाएं हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में होता है. हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर आप ये ई एस का एडिशन यूज़ नहीं करते, राइट. क्वेश्चन नंबर 5. आर यू नोटिस्ड, आर यू नोटिस्ड नहीं आएगा, हैव यू नोटिस्ड होता है, ये ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया. हैव यू नोटिस्ड, विल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, ये इसलिए रॉन्ग हो गया. ठीक है जी. इसके बाद वर यू नोटिस्ड, वॉज वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म एक्टिव वॉइस में आती थी, ये इस वजह से रॉन्ग हो गया. जो बात आपको आती है उसकी बेस पे आप नंबर ऑफ ऑप्शंस कम करते जाते हैं, हेंस यू आर लेफ्ट विद योर आंसर. सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज डज एनीबॉडी. डू और डज के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस का एडिशन नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. एनीबॉडी के साथ डज आता है, डू नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. डज के साथ डू और डज जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये एस का एडिशन नहीं होगा, नोज के साथ एस का एडिशन नहीं होगा. बहुत आसान है, जैसे साहिल से छुड़ा लेती हैं लहरे दामन, कितना आसान है तेरा मुझसे गुरेज़ा होना, तो कितना आसान है तेरा मुझसे गुरेज़ा होना. 1 2 ये आप गए आंसर और यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7 इज आई शुड हैड. शुड हैव, कुड हैव होता है, ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया. आई शुड हैव बिजनेस acumen. आई शुड हैज़ नो एक्सप्रेशन. शैल हैज़ इज नो एक्सप्रेशन. आई शुड में, शुड और मुड और में दो इकट्ठे मॉडल वर्ब नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन बी आंसर बच गया. क्वेश्चन नंबर 8. इट वाज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर नॉट. गोइंग, डेयर के साथ ये गोइंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. एंड ही डेयर नॉट फॉर गोइंग की वजह से ये रॉन्ग हो गया. डेयर, हैड बेटर, ये मॉडल वर्ब इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आते हैं. इट वाज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर नॉट गो आउट. इट वाज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर नॉट टू गो आउट. ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ देखना है एंड ही डेयर नॉट गो आउट, ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. टूरिज्म इज बर्जेंट. हैज़ बर्जेंट होता तो ठीक होता. टूरिज्म विल बर्जेंट, विल शैल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रॉन्ग. टूरिज्म सिंगुलर. क्वेश्चन नंबर 10. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. लुकिंग फॉरवर्ड टू मैंने आपको अभी बताया है कि ये एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होती है और दुनिया की तमाम तरह की प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है. तो यहाँ पर चूँकि आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, ए ऑप्शन इसलिए आपका एक्सक्लूड हो गया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिक्योरिंग एक्सलेंट मार्क्स इन एमडीकैट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है, यहाँ पर टू मिसिंग है जो कि होना चाहिए था, ये इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू भी मिसिंग है और सिक्योरिंग के साथ भी आईएनजी भी नहीं है मिसिंग, यहाँ पर टू होना चाहिए था, यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म होनी चाहिए थी. डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया. यू आर लेफ्ट विद सेकंड ऑप्शन बी.
Question number 11. Something had happened, something whose ultimate significance had yet to be reckoned. अभी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए था. Reckoned ED होता तो ये आंसर हो जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. Had yet was reckoned. Had भी आ गया और was भी आ गया और reckoned आना चाहिए था बी, इसलिए रॉन्ग हो गया. ठीक है जी. See, something had happened, something whose ultimate significance had yet to be reckoned. और had yet reckoned की वजह से ये रॉन्ग हो गया. डी ऑप्शन और सी आपका आंसर हो गया. Question number 12. His faculties were all unimpairment. Unimpairment जी मीन बिल्कुल सही सलामती. And he had no personal worries. वरी और वरीज में डिफरेंस ये है कि वरी वर्ब है, डोंट यू वरी, राइट, और वरीज नाउन है. पर्सनल वरीज आना चाहिए था, वरी नहीं आना चाहिए था. तो ये देखें एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन से ये सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है. इसके बाद हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड. ऑल अनइम्पेयर्ड हमें एडजेक्टिव चाहिए था, ये ऑल अनइम्पेयरमेंट ये नहीं आना चाहिए था. ठीक है. इस तरह से यू आर लेफ्ट विद थर्ड ऑप्शन. बी में देखें हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड. यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ईडी वाली, ये इस एडजेक्टिव के तौर पर इसलिए रॉन्ग है. सो यू आर लेफ्ट विद आंसर डी. हिज मिस्टर चिप्स के बारे में ये है हिज फैकल्टीज उसकी सलाहियतें वर ऑल अनइम्पेयर्ड बिल्कुल सही सलामती इंटैक्ट थी. एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मैंने 16 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एडिशनल पॉइंट्स वो आपके साथ शेयर करूंगा. अपेंडिसेस देखें. अपेंडिक्स APPENDIX आपने पढ़ा होगा. उसकी अगर प्लूरल बनाएंगे एक्स के साथ ही बनाएंगे ES APPENDIX ES, तो वो जो ह्यूमन बॉडी में होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्सीज वो बन जाएगा. जबकि आपने किसी बुक में, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया 16 पॉइंट पढ़ाया और अब उसमें एक एडिशनल बात पढ़ा रहा हूँ. तो बुक या डॉक्यूमेंट्स में जब आप इसकी प्लूरल यूज़ करेंगे तो अपेंडिसीज पढ़ेंगे, CES के साथ इसकी प्लूरल बनाएंगे. सो डिफरेंस बिटवीन XES एंड CES. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है आइदर, इधर भी उतना ही सवाब मिलेगा पढ़ेंगे, नाइदर, नीदर भी उतना ही बाइस से बरकत है. सो आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी अ. मैनी अ, मैनी अ सिंगुलर है, इसके बाद स्टूडेंट आएगा और वॉज आएगा. मैनी अ स्टूडेंट वॉज देयर. बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. जिस तरह से एवरी वन ऑफ द बॉयज, लव नहीं आएगा, लव्स आएगा. ये करेक्ट और इनकरेक्ट ये देख लें. मैनी अ, मैंने अभी बात की आपसे, ये सिंगुलर है. इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आया और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसकी टेक्सचुअल सपोर्ट के लिए. एवरीवन, एवरीवन के साथ आप क्या करेंगे, वॉज. एवरीवन वॉज सर्टन, राइट, लाइक दिस. पॉइंट नंबर 2. अ कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस, टीम, क्राउड, फैमिली, पॉपुलेशन. इनमें आप ये क्या करेंगे, मे बी यूज्ड विद आइदर ए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब. अगर इनसे मुराद एक सिंगल यूनिट है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर. अगर इनसे मुराद लोग हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा. द टीम इज प्लेइंग बेटर दिस सीजन. इसका मतलब ये क्या है, एज ए ग्रुप बात हो रही है और ये सेंटेंस करेक्ट है. द टीम आर प्लेइंग बेटर दिस सीजन. एज इंडिविजुअल्स बात हो रही है, दोनों अलग अलग सेंसेस में दोनों बिल्कुल ठीक हैं. बजाय इसके हम कहें कमेटी में 5 बंदे हैं, 3 मुत्तफिक है, 2 मुत्तफिक हैं. आई मीन दैट रूल डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट. मैं नाउन में भी बताऊंगा ये बात. अच्छा जी. इसके बाद पॉइंट 3 है मेरा. 2 नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी. चाहे एंड वाला रूल है, एक्सेप्शन उसमें. ईच और एवरी जब भी आए एंड के साथ ज्वाइन हो तो आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करना है. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज आएगा, वर नहीं आएगा. Every boy and every girl was given a packet of sweets. Point number 4 है when use none of. अब none of singular भी, none remains there, none remain there, ये कंट्रोवर्सी है, इसकी मैं बात करूँगा आपके साथ. none of अगर इसके साथ मैस नाउन है तो मैस सिंगुलर होता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा. फॉर एग्जाम्पल none of the work. अब जो वर्क है आपके पास ये एक मैस नाउन है, इसलिए वर रॉन्ग है, वॉज ठीक है.
none of the work was correct was done। इसके बाद when we use none of with a plural noun, तो जाहिर सी बात है कि plural noun या plural pronoun के साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे और a singular noun referring to the group of people, तो फिर इसके बाद verb और helping verb plural ही आएगा। अब आप ये देखेंगे the singular form is used in formal style। ब्रिटिश इंग्लिश एग्जाम में ब्रिटिश यूज़ होती है और फॉर्मल यूज़ होती है। नन ऑफ द ट्रेन्स इज़ गोइंग टू लंदन, ये फॉर्मल है, आपके पेपर्स में यूज़ होती है, सेट का जो टेस्ट होता है उसमें ये वाला करेक्ट होता है। नन ऑफ द ट्रेन्स आर गोइंग टू लंदन, इन फॉर्मल इंग्लिश में ये भी ठीक है, डिक्शनरीज में आपको ये सेंटेंस भी करेक्ट मिलेगा, राइट। तो ये जो कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। पॉइंट नंबर 5 है ए नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ हमेशा प्लूरल, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ हमेशा सिंगुलर। ए नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ टेक्स ए प्लूरल वर्ब वेयर एज द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखें, अ नंबर ऑफ आर ऑफिसेज, अ नंबर है तो हमने कहा कि ये प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, इज़ रॉन्ग है, ये आपने करेक्ट करके यहाँ दे दिया, ठीक है। अगर द नंबर हो तो वो सिंगुलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर यहाँ पर है तो ये सिंगुलर है, तो आगे चलकर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर हैव की बजाय आप हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6, some words such as poultry, cattle, police, woman, gentry, clergy, जो चर्च का स्टाफ होता है उसको क्लर्जी कहते हैं, etc. are always plural and take a plural verb और helping verb। जिस तरह पुलिस है, ठीक है ना, the police is नहीं होगा, the police are होता है, कहते हैं ना पुलसां पै गईयां ने, पुलसां, so पुलसां is plural और cattle is always plural, right। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने आपके साथ ये 6 पॉइंट डिस्कस किए।